आज भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करेंगे एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एक होता है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बहुत लोग बोलेंगे सर एम जी एच क्यों नहीं लिखा? एम जी एच इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो कंडीशन कब होता है? एम जी इज वॉट? फोर्स, एच इज डिस्प्लेसमेंट। वो वर्क डन हो रहा है जब कोई चीज़ कहीं पर डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन द डे आई स्टार्टेड विथ एस एच एम आई टोल्ड वॉट इज एस एच एम? इट इज़ अ पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेशन। पीरियोडिक ऑक्सीलेशन मतलब एक हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि स्प्रिंग को कभी नोटिस किया है? क्या होता है? ऑक्सीलेट करता है। अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया तो याद रखो स्प्रिंग जाएगा फिर वापस से अपना पोजीशन पे आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्क्रीन वाला। और अभी एसएचएम में मैंने बताया था v का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आएगा हाफ एम एंड आई गेट ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, हट जाएगा स्क्वायरिंग के बाद, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसको फर्दर में अगर लिखूँ तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं लिखूं तो अगर मैं बोल दूं दैट इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के लिख दिया मैंने एम ओमेगा स्क्वायर को। और मुझे क्या पता है? मुझे ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी बताया था मैंने। सो इट मीन्स अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूँ, अगर मैं टोटल एनर्जी बोलूँ, टोटल एनर्जी क्या होता है? होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है टोटल एनर्जी। इसका मतलब हाफ के ए स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर से के एक्स स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म और बचेगा हाफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज कॉन्स्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी जो एस एच एम का होता है वो होता है कांस्टेंट। टोटल एस एच एम एनर्जी इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू स्टैंड्स एज हाफ के ए स्क्वायर, जहाँ पे क्या बोला था मैंने? के का वैल्यू इज एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? और के को ही हम बोलते हैं इट इज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ oscillation. K is what? K is also a force constant of oscillation and A is again the amplitude. A is again the amplitude. I hope it's clear. आगे बढ़ता। लेकिन अगर कभी इंडिविजुअली आ गया मेरे पास तो क्या लिखूंगा मैं? अगर इंडिविजुअली बोल दिया मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है एसएचएम का तो मैं बोलूँगा हाफ के एक्स स्क्वायर। और वैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी बोल दिया गया मुझे तो मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की जगह मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर, और वो लिखूंगा मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, सब वही है। अब हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू किसका? फेज का एवरेज वैल्यू। जैसे जब मैंने एसएचएम बताया था, मैंने बोला था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बोला था ना मैंने? बोला था ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। अब जैसे साइन का ग्राफ सबको पता है, साइन का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है ऐसा। तो यहाँ पे जो फेज है, जो भी फेज आएगा, मान लो जहाँ पे भी कुछ ऐसा, ठीक है। जो फेज है बेसिकली ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव।
इसका अगर मैं एवरेज वैल्यू बोलूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, इन वन टाइम पीरियड, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन अगर जल्दी करना है तो, एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो अगर एवरेज वैल्यू मुझे है साइन ओमेगा टी प्लस फाई का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ये होता है 0। याद रखना ये जो है, ये ब्रैकेट जो है, ये एवरेज वैल्यू को डिनोट करता है फिजिक्स में। और अगर मुझे वैसे ही कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का, क्योंकि जब हम v बेसिकली वेलोसिटी यूज करते तो मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी कब आया था, dx बाई dt किया था तो v आ गया था। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का अगर एवरेज वैल्यू तो वो भी होगा 0। और एक तरफ अगर मेरे पास साइन स्क्वायर के फॉर्म में है और ओमेगा टी प्लस फाई का अगर एवरेज वैल्यू है तो वो होगा 1/2। और वैसे ही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का अगर एवरेज वैल्यू होगा वो भी होगा 1/2, 1/2। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग दैट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या होता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM इज ऑलवेज 1/4 KA²। आई रिपीट वंस अगेन, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज बोला, नॉर्मल तो हाफ kx² ही होगा, एवरेज पोटेंशियल होता है 1/4 KA²। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होगा 1/4 KA²। इट मीन्स बोथ आर द सेम फॉर SHM। क्लियर है, बोथ आर द सेम फॉर SHM। अब कभी भी क्वेश्चन आया, मुझे बोला है क्वेश्चन में टू फाइंड एवरेज पोटेंशियल और एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर SHM के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, जो फाइंड करते हैं हम ऐसे फाइंड करेंगे, U एवरेज इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड 0 to a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to एम्पलीट्यूड f of x dx बाई 0 to a dx। ऐसे फाइंड करेंगे। सिमिलर काइनेटिक एनर्जी का भी यही होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर KE ऑफ SHM। नॉर्मल जो काइनेटिक एनर्जी SHM का क्या होता है, अब मुझे पता है जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी SHM का होता है वो होता है हाफ KA² माइनस x²। और अभी मैंने बोला कैसे फाइंड करते हैं हम, अगर एवरेज फाइंड करना है मुझे तो वो होगा 0 to a, जहाँ से लेके इंटीग्रेशन ऑफ 0 to एम्पलीट्यूड KE dx डिवाइडेड बाई 0 to एम्पलीट्यूड what then dx। that implies 0 to a KE का वैल्यू हाफ KA² माइनस x² बाई 0 to a dx। ऐसे करके मैं फाइंड कर लूँगा। क्लियर है, dx के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, कुछ नहीं। तो अभी तक मैंने बताया एनर्जी क्या होता है और एवरेज एनर्जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज डिटरमाइनिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ HHM। डिटरमाइनिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। तो ध्यान देना, मान लो मेरे पास है ये एक दीवार है, इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है और मेरे पास ब्लॉक है। इसको समझाने के पहले मैं ये बता दूं, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत यूज्ड कंसेप्ट है, ये हमेशा यूज होता है। तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगा, उसका मैं एक तरह से आपको
ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि डायरेक्टली एग्जाम में आए तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी comes out to be very easy after that. Okay, so now first thing, let us say that this spring has a spring constant K. Now first thing we do is we displace the particle by x from its mean position, इसका मतलब ये पार्टिकल तो यहाँ है, अब मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये मीन पोजीशन इसका, पार्टिकल एक टाइम पे यहाँ पे आके पार्टिकल क्या हो गया, पार्टिकल यहाँ पे आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। सेकंड, ड्रॉ FBD ऑफ पार्टिकल, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो बताया था ड्रॉ FBD ऑफ पार्टिकल। अभी तक सबको आ गया होगा FBD कैसे होता है। ये पार्टिकल था, ये स्प्रिंग था, आगे खींचा, सोचो दिमाग पे सोचो, बिल्कुल ड्रॉ मत करो, दिमाग पे सोचो, आगे खींचा, फोर्स किधर, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इधर स्प्रिंग फोर्स लगा, इधर क्या लगा बेटा, KX लगा। और अभी मैंने बताया था जब भी स्प्रिंग फोर्स लगता है SHM में एक टर्म बताया था रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको एक वर्चुअल फोर्स आता है जो कि बैलेंस करता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और हम बोलते हैं ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है x, मतलब जो F रीस्टोरिंग है वो बराबर हो जाएगा KX के, क्लियर है। सो अब क्या होगा, सो यहाँ से मुझे मिला कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है KX के बराबर। इट मीन्स आई कैन से दैट अ रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर ये कंडीशन, I can say that if this condition is fulfilled, then I will say that SHM will occur. अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी SHM का होता है ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट K बाई M। ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट K बाई M फॉर SHM। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो कभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे K बाई M। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास एक दीवार है, ये इस दीवार से एक स्प्रिंग है जिस पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं M और M। मुझे फाइंड करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा इस केस में, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट K बाई M, बट ओवर हियर M का वैल्यू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा 2M, क्योंकि दो ब्लॉक है, क्या हो जाएगा 2M, बिकॉज दो ब्लॉक है। क्लियर है बात। अब स्प्रिंग का जब भी ऐसा कुछ होगा, स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, ध्यान रखना बात को, सीरीज में और पैरेलल में क्या होता है। जब भी स्प्रिंग सीरीज में है, मतलब एक के बाद एक है, एक मान लो ये है और एक के बाद ये है, ये मान लो K1 है, मान लो K2 है, तो जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है स्प्रिंग का, जब रेजिस्टेंस होता था तो हम क्या करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे रेजिस्टेंस होता है तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/K1 प्लस 1/K2 करते हैं सीरीज में, मतलब K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। और जब पैरेलल में हो स्प्रिंग, मान लो ये एक स्प्रिंग है, एक मास है, और ये एक स्प्रिंग है,
तो क्या बोलूँगा, ये स्प्रिंग पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब भी होगा स्प्रिंग तो उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा K1 प्लस K2। क्लियर है? ये क्यों बताया मैंने K का वैल्यू, क्योंकि अभी बताया था मैंने ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट K/m। तो ज़रूरी थोड़े है हमेशा कि एक नॉर्मल सा स्प्रिंग दिया रहे, स्प्रिंग का तो कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्लियर है, बहुत इजी हो गया। अब देखो जिसको नहीं आता रहता एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट तो बहुत लेंदी हो जाती है प्रोसेस, फाइंड तो तब भी कर लेता वो ओमेगा इक्वेशंस यूज़ करके, लेकिन जब मुझे पता है, जब मुझे वो चीज़ आता है जिसको मैं सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर कर सकता हूँ, देन वाई शुड आई वेस्ट हाफ एन आवर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये एक दीवार है, फिक्स्ड वॉल है, यहाँ पे मेन पोजीशन पे एक ब्लॉक रखी हुई थी, मेन पोजीशन पे, क्लियर। ब्लॉक को डिस्प्लेस करके क्या हुआ, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया यहाँ पे, जहाँ पे उसका वेलोसिटी था v1 और डिस्प्लेस किया गया x डिस्टेंस है। मुझे फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड द एम्पलीट्यूड। क्लियरली दिख रहा है ब्लॉक SHM करेगा, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आएगा, मतलब वापस से मेन पोजीशन पे जाएगा। मुझे पता है जब वेलोसिटी होता है वो होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। क्लियर है? वेलोसिटी गिवन है v1, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट K/m, a² माइनस कितना का डिस्प्लेसमेंट था, x का डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ से मैं a कैलकुलेट कर लूँगा। कोई डाउट? बहुत इजी। तो यहाँ पे क्या, अगर ये चीज़ आप भूल गए, इतना दूर तो आ गए, अगर ये चीज़ भूल गए तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ब्लॉक है M, एक ब्लॉक है M जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। एक ब्लॉक है यहाँ पे मास M का ही, जो वेलोसिटी से जा रहा है U से। क्वेश्चन में गिवन है द ब्लॉक A, this is A block and this is B block. Kindly note down the question. The block A sticks to block B after collision. The block A sticks to block B after collision. I need to find omega for resulting SHM, B amplitude फॉर द रिजल्टिंग SHM। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने बोला ये ब्लॉक गया और ये ब्लॉक इससे चिपक गया, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ रफ सा। मान लो ये ब्लॉक गया M, ये ब्लॉक इससे चिपक गया M, ये U से जा रहा था, अब ये इससे चिपक गया, अब किस वेलोसिटी से जाएगा, सोच के बताओ, बिल्कुल बिना कैलकुलेट किए सोच के बताओ अब किस वेलोसिटी से जाएगा ये ब्लॉक, क्योंकि मेन पोजीशन पे पहुंच चुका है, ये मेन पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब जाएगा ये u/2 वेलोसिटी से। अरे भैया जब u से जा रहा था, अब 2 गुना डबल लग रहा है ना वो u, तो बढ़ गया u/2, तो u/2 से जाएगा। मैंने बोला था ओमेगा होता है अंडर रूट K/m, इस केस में ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट K/2m बिकॉज इट हैज स्टक्ड। और एक कंडीशन बहुत स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दैट इज A इंटू ओमेगा इज वॉट, V इज इक्वल टू AM ओमेगा, याद करो, दैट इज u/2। तो ऐसा एम्पलीट्यूड क्या आएगा, A is equals to u/2
2 अंडर रूट के बाई 2m, अंडर रूट के बाई 2m। अब देखो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा कैसे हुआ। सेकंड मेथड से बताता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन सबको आता है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन भी आपको समझा देता हूँ अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो। बाय एनर्जी कंजर्वेशन, देखो ये SHM है तो SHM का एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, ना कि कोई और। ध्यान से समझना। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, हाफ m, मास क्या, दोनों का मास, v स्क्वायर u/2 का स्क्वायर। किस में बदला, पोटेंशियल में बदला, मतलब हाफ के a स्क्वायर। यहाँ से a मैं निकालूंगा तब भी वही वैल्यू आएगा मेरे पास, तो प्रूफ हो गया ना। ये और ये सेम हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। या तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से लगाऊं तब भी आंसर u/2 अंडर रूट के बाई 2m आएगा, और नॉर्मली मैंने बहुत इजीली समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चंस ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ही ना रहे, एग्जाम में आए तो तुरंत कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये फिक्स्ड वॉल है, यहाँ से एक मास है m, एक मास है m। ये मास एक मान लो एक्सट्रीम पोजीशन पे है पहले, इनिशियली एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सबको पता है कि वेलोसिटी होता है 0। मैंने बोला वेलोसिटी है 0। आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, दिस मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। फाइंड व्हाट, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड एम्पलीट्यूड। तो कैसे होगा, ये रेस्ट से रिलीज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। रेस्ट एक्सट्रीम था तो अब जाएगा ये कहाँ पे, मेन पोजीशन पे चला जाएगा ये मास, मतलब यहाँ पे कहीं पे ये मेन पोजीशन होगा इसका, मेन पोजीशन। क्लियर है। अब मैं अगर FBD बनाऊं तो ये हो जाएगा नीचे mg, और यहाँ पे मेन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, और फिर से नीचे 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 जाएगा जहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी इसका 0, दूसरे एक्सट्रीम पे। क्लियर है। अब ये वेलोसिटी 0 है, स्प्रिंग था तो अपोजिट लगेगा k। मान लो x0 डिस्टेंस से गिरा है, ये मान लो x0 डिस्टेंस से गिरा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kx0। तो अगर मैं FBD से देखूं तो मैं बोल दूंगा mg इज इक्वल्स टू kx0। तो मैं बोलूँगा x0 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा mg/k, और ये x0 ही तो एम्पलीट्यूड है, x0 ही तो एम्पलीट्यूड है, मतलब a का जो भी वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा mg/k, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट k/m, अंडर रूट k/m। लेकिन यहाँ पे क्या है, m/k है, तो उस सेंस में हम लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पेंडुलम। उसमें है पहला सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, पेंडुलम देखा होगा सबने। क्या होता है कि ये एक स्ट्रिंग है, इससे एक बॉब टाइट है, मान लो बॉब का मास है m। क्या होगा, बॉब कभी इधर जाएगा, कभी बॉब इधर जाएगा, तो कुछ इस तरह से फॉर्म करता है, फॉर्म करता है मतलब हर जगह इसका ये जो वेट है वो तो इक्वल होता है, मतलब हर जगह ये mg ही होता है, mg रहता है। और यहाँ से जो थीटा बनाता है ये, दिस थीटा इज व्हाट, एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। थीटा इज एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, of oscillation. Now, for a simple pendulum to measure the time period, we use the formula 2 pi under root L by G effective. अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये G effective क्या है, तो G effective है जो एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लग रहा हो,
यहाँ पे तो सिर्फ जी लग रहा है, तो बेटा यहाँ पे आप जी ही लिखोगे। लेकिन मान लो कोई सिचुएशन ऐसा रहता कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट में एक पेंडुलम टाइट है, लिफ्ट में एक पेंडुलम है, तो उस केस में तो लिफ्ट जा रहा है, मान लो ऊपर ए एक्सलेशन, तो यहाँ पे जो जी लगेगा वो क्या लगेगा, एम जी प्लस ए लगेगा। और अगर नीचे जाते रहता तो जी माइनस ए। मतलब यहाँ पे अगर इस केस में मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना रहता तो मैं बोलता टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव इज व्हाट, हियर इट इज जी प्लस ए। क्लियर है, समझ में आया जी इफेक्टिव का बात। एक और केस देखो, मान लो कहीं कंडीशन है नीचे एम जी लग रहा हो, इधर एम जी लग रहा हो, एक फ्रेम में हो रहा हो ये चीज़, और ये फ्रेम मूव कर रहा हो इधर ए से, तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा, इस केस में जी इफेक्टिव इसका रिजल्टेंट होगा, मतलब जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा इसका जी इफेक्टिव। कोई डाउट? मतलब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एक सिंपल पेंडुलम के लिए। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, a simple pendulum has a time period t naught. Simple pendulum has a time period t naught. Find its time period in a liquid where the buoyant force is 1/3 of its weight. इसमें time period find करना है। So a simple pendulum has a time period. नया टाइम पीरियड फाइंड करना है जब buoyant फोर्स में हो। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है टी नॉट। दैट इज सिंपल पेंडुलम को टाइम पीरियड अभी पता है मैंने, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से समझना, इस पेंडुलम को पानी के अंदर डाल दिया गया तो नीचे लगेगा एम जी, और buoyant फोर्स कहाँ लगता है, buoyant फोर्स लगता है ऊपर की तरफ एफ पी, और बोला गया ये जो एफ पी है ना ये 1/3 टाइम्स एम जी है, मतलब एम जी बाई 3 है, ये एम जी बाई 3 है। सो अगर मैं लिक्विड के लिए लिखूँ टाइम पीरियड फॉर लिक्विड तो मेरे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, लेंथ क्या लेंथ चेंज होगा, नहीं, लेकिन जी इफेक्टिव तो चेंज होगा। हियर इट इज एम जी बाई 3, और यहाँ पे जी बाई 3 और जी दैट इज 2g बाई 3 हो जाएगा, जी प्लस ए वाला कंसेप्ट। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं डिवाइड करूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को, देन आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट टी नॉट बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2g बाई 3। 2 पाई तो हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल, मुझे यहाँ से मिलेगा t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 3/2। सो दिस विल बी आवर न्यू टाइम पीरियड। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मैंने भी बताया था, जो पेंडुलम है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, जहाँ पे ये इस पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो है मीन पोजीशन इसका, और एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक है नेगेटिव एक्सट्रीम। क्लियर? ये है थीटा नॉट, ये भी है थीटा नॉट, और ये लेंथ है एल। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या, प्लस का ए, और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस का ए। और ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाला, तो अगर मैं उस थीटा के फॉर्म में लिखूँ तो थीटा एट एनी टाइम टी इज व्हाट, थीटा नॉट इनिशियल साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से जो होगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू x जो होता है बेसिकली वो हो जाएगा एल थीटा नॉट, और एक ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम,
लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट g/l, ये होता है। जहाँ पे ये जो फाई है वो होता है इनिशियल फेज, फाई होता है इनिशियल फेज। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सिंपल पेंडुलम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if length is double, find percent increase in time period। बहुत इजी है। देखो, तो जो पहला लेंथ है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, ये होता है। अब क्या बोला है कि लेंथ डबल है, मतलब l से क्या कर दिया गया, 2l कर दिया गया। सिंपल सा बात है। तो अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 2l/g। इट मीन्स द न्यू टाइम पीरियड इज √2 times the initial time period. I need to find what? I need to find the percentage change. That will be equal to t final minus t initial by t initial into 100. ये होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, सबको पता होगा। That implies t final, फाइनल क्या होगा मेरे पास, फाइनल इज √2t minus initial time, initial is t divided by t into 100, जहाँ पे √2 का वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूँ 1.41 t माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100, तो मेरे पास अराउंड इसका आंसर आ जाएगा इन परसेंटेज। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम, फिर पढ़ेंगे टोरिजिनल पेंडुलम और देखेंगे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में एक ब्रीफ बता देता हूँ क्या होता है। एक के ऊपर एक कोलैप्स करना, सुपरपोजिशन, एक प्रॉपर रेप्लिका, तो उसको देखेंगे कैसे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट होता है उस केस में। क्लियर है?